मोहतरमा बुशरा बानो साहिबा तशरीफ ले आई हैं और जैसा हाशिम ने जिक्र किया, ये एसडीएम टूडला की हैसियत से लोग अब तक जानते थे, लेकिन अब इनका जो नया तारुफ बनेगा वो जाहिर है कि किसी जिले के सबसे बड़े हाकिम के तौर पर बनेगा। ये रातों रात नहीं हो गया होगा। क्या बात है? ये ऐसा नहीं है कि आपने रात को सोते ही एक ख्वाब देख लिया और सुबह जब आप जागे तो वो ख्वाब पूरा हो गया। ये वो ख्वाब है जो जागती आंखों से देखा गया होगा। ख्वाब वो नहीं होता है जिसे आप सोते हुए में देखते हैं। ख्वाब वो होता है कि जो आपको सोने नहीं देता, जो आपको जागने पर मजबूर करता है, जो आपको बार बार जागने पर मजबूर करता है और तब तक जागने पर मजबूर करता है जब तक आप अपने ख्वाब को सच्चा न कर लें। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग अपनी जगह से खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन में हम जोरदार इस्तेमाल करेंगे और वो इसलिए करेंगे कि ये जो बच्चियां यहां बैठी हैं, इन बच्चियों में पता नहीं कहां बुशरा बानो जैसी कोई ऐसी जियासी बच्ची खड़ बैठी होगी जिसके अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ सिविल सर्विसेज के बड़े बड़े जो कॉम्पिटिशंस हैं उनको ब्रेक करूं और उसके बाद मुझे भी इसी तरह से लोग खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाएं। ये इस्तेमाल मैंने आपका इसलिए किया, इसमें कोई वो नहीं। और हम तो सब शायर हैं, हमारे पास लफ्जों के अलावा कुछ नहीं होता है। मैं सिर्फ एक शेर आपकी नजर करता हूं कि महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आ पाए उजाला ना हो सका। आपने यकीनन हमारे आज के मकसद को मुकम्मल किया है। देखिए, जब कोई चीज दिखानी हो, कोई हमें कोई बात साबित करनी हो तो हमें बच्चों को एग्जाम्पल देना पड़ता है, दलील पेश करनी पड़ती है। बच्चों को यह बताया जा रहा था कि अगर आप मेहनत करेंगे तो मुस्तकबिल अच्छा होगा। हमने सर सैयद रहमान का जिक्र करके इस सफर को शुरू किया था और यह बताया था कि सर सैयद ने जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब किस मेहनत के साथ पूरा हुआ। ख्वाब को ताबीर में बदलते हुए हमने सारी रात उसका जिक्र किया है, लेकिन जब उसका एग्जाम्पल देने का वक्त आया तो आपसे बेहतर एग्जाम्पल हमारे पास कोई दूसरा नहीं था। इसलिए हमको नसीब है कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर सके। मैं चाहता हूं कि मैनेजमेंट की तरफ से रिजवान भाई, रेहान भाई, आरिफ भाई, जिशान भाई सब लोग बुके पेश करेंगे और मोमेंटो पेश करेंगे और इस्तकबाल होगा मोहतरमा बुशरा बानो साहिबा का। एसडीएम टूडला के तौर पर उनकी अपनी शिनाख्त है अभी, लेकिन आइंदा हम उन्हें और बड़े ओहदे पर देखेंगे। अभी इस्तकबाल किया जा रहा है मोहतरमा बुशरा बानो साहिबा। जी, मैं ये रात का आखिरी पहर है और इस पहर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे कोई ये लालच है कि मेरी बेटी जो है वो एसडीएम हो जाए या कोई सिविल सर्विसेज में पहुंच जाए। मैं ये चाहता हूं कि बेटियां अगर मेहनत करें, हाँ अभी वो दरअसल उसके लिए मुझे थोड़ा सा ज़हनी तौर पर लोगों को तैयार करने दी। तो आपको मैं जब जाहिर है कि अपनी बेटियों के साथ घर में बैठूंगा तो मैं जिक्र करूंगा आपका कि जब आपको डाइस पर बुलाया गया तो पूरी महफिल ने खड़े होकर आपका इस्तकबाल किया। ये इसलिए कि वो जमाना और था जब बेटियों को बोझ समझा जाता था। आज वो जमाना अलग है जब बेटियों ने समाज का बोझ भी अपने कांधों पर उठाने की हिम्मत दिखाई है, ये हौसला दिखाया है और यकीनन ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि हम अपनी बेटियों को पूरी मजबूती के साथ समाज की खिदमत करते हुए देख रहे हैं। अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे और आप ज्यादा बेहतर खिदमत समाज की कर सकें। आपसे हम ये भी गुजारिश करेंगे कि आप चंद लम्हात के लिए माइक पर मेहरबानी करें, तशरीफ लाएं और ताकि आपके कुछ जो जुमले होंगे, जो बात आप करेंगे स्टूडेंट्स से, जो आपकी बातचीत होगी उसमें से पता नहीं किसके दिल में वो स्पार्क पैदा होगा, वो चिंगारी उसके सीने में पैदा होगी
जो उसके मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए एक दिया और दिए से आफताब तक का सफर तय करेगी। मैं इसी उम्मीद और दुआ के साथ आपसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया नदीम साहब। सबसे पहले I'm वेरी सॉरी, मैं बहुत लेट हूँ। आप लोग को मेरी वजह से बहुत सारा वक्त मतलब ज़ाया हो रहा है, लेकिन भाई ने कार्ड भेजा था तो मुझे आना था। आज सर सैयद डे है तो काफी सारे प्रोग्राम थे, एक शादी भी थी, सभी कुछ निपटाते हुए आ रही हूँ। लास्ट में पढ़ा था, इसके आगे तो आगरा शुरू हो जाएगा, सीमा समाप्त हो जाएगी हमारी। मतलब आगरा में है आप लोग, लेकिन थोड़ा सा हमारा भी है दूर लगा। और जैसा आप बता रहे थे, बहुत ज्यादा ही तारीफ की, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। इतनी भी मतलब जरा नवाजी हो गई है तो एक तरह से, लेकिन जैसा आज सर सैयद डे है तो सभी लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत उसकी शुभकामनाएं। आप लोग को बहुत ज्यादा मुबारक हो, आज का दिन दिल से दुआ दे रहे हैं। और जैसा मैं देख रही थी कि एक सर सैयद हुए, उसके बाद दूसरा सर सैयद नहीं हो पाए, तो कहीं नहीं कहीं ये रीजन है क्योंकि हम फोकस नहीं किए एजुकेशन पे, जितना एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। आज से 150 साल पहले ये बंदे सोच सकते हैं। आज भी सोचिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जैसा दूसरा इदारा हमारे देश में तो नहीं है मुस्लिमों के लिए, तो अगर उन्होंने 150 साल पहले सोचा उस चीज को और आज भी वो मतलब रियलाइज कर रहे हैं, और आगे आने वाले बहुत सौ सालों तक उससे बेहतर इदारा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी ये कमी रही कि हम दूसरा सर सैयद नहीं पैदा कर पाए। लेकिन मैं तस्वीर के उस साइड जब मैंने सर फारूक हुसैन साहब का सोचा तो एक सर सैयद का उन्होंने भी काम किया है इस एरिया में, नॉर्थ इंडिया में। उन्होंने शायद वो दूसरे ऐसे इंसान रहे मुस्लिम्स में कि जिन्होंने ये सोचा। मैं देख रही थी उधर 17 कॉलेज के करीब जो फाउंडर वो रहे, उन्होंने आज 17 हैं, कल 27 होंगे। कहीं ना कहीं मुस्लिम एजुकेशन को काफी आगे ले जा रहे हैं। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 4% मुस्लिम्स IAS हैं, सिर्फ 3% मुस्लिम IPS हैं, लेस देन 2% आपके रेलवेज में है, लगभग 6 से 6.5% पुलिस सर्विसेज में है अपार्ट फ्रॉम IPS, तो और 14% के करीब आबादी है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा कम है। मैं भी उस प्रोग्राम में भी कह रही थी, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास गाइडेंस की कमी है, हमारे पास लीडरशिप की कमी है, और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन की भी बहुत ज्यादा कमी है। तो इस चीज को हम सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो सर सैयद के विजन को आगे ले जाना चाहते हैं, हम सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको कैसे ले जाए। बूंद बूंद से सागर बनता है। धीरे धीरे अगर हम लोग FH ले जा रहे हैं और हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एक एक अगर बच्चे को भी गाइड कर दें, दो कर दें, तो हम इसे बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हमें इस मिशन पे काम करना होगा। अब जैसे मुझसे उम्मीद की गई है कि मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल कुछ बोलूं, तो मैं थोड़ा सा अपना लाइफ का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत इसी कॉलेज से की है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। मैंने पहले सबसे पहली जॉब की, जितन चौहान नहीं थे वहां पे, साथ में हमारे मैनेजर हुआ करते, रजिस्ट्रार हुआ करते थे। उससे पहले भी मैं अच्छी थी पढ़ने लिखने में और अच्छे एग्जाम पास कर लेती थी, टॉप वगैरह कर लेती थी। तो बचपन से सभी लोग कहते थे कि इसको IAS बनना है, IAS बनना है। तो घर वालों ने कहा, तब इतना ज्यादा UPSC गांव के स्तर से, मैं एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करती हूँ, बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन ये था कि अच्छा करते थे, टॉप करते थे, यूपी मेरिट में भी नंबर रहे थे। फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी जो एजुकेशन है मेरी उम्र में बहुत ज्यादा फासला नहीं है। उसका रीजन ये है कि जब मैं 4 साल की थी, मैंने 2nd क्लास में डायरेक्ट एडमिशन लिया था। तो जब मैं, आज की डेट में गलत हो सकता है सब, तो जब मैं 17 साल की हुई तो मैं ग्रेजुएट थी।
तो एक यूपीएससी के कैंडिडेट के लिए मिनिमम 21 इयर्स की एज रिक्वायर्ड होती है, तो मैं जो है वो 17 साल में कर लिया था। फिर क्या कह रहे, तो एमबीए कर लिया। एमबीए किया तो मैं 19 साल से कुछ ज्यादा की थी और मैं एमबीए थी, तब भी एज पूरी नहीं हुई। मैंने सबसे पहले यहीं पे आरबीआईटी में ज्वाइन किया था। एमबीए के दौरान ही मैंने जेआरएफ कर लिया था। जेआरएफ मैंने 18 साल की उम्र में किया और मैंने जैसे यहाँ पहले भी बताया कि मैं इंडिया में अभी भी सबसे कम उम्र में जेआरएफ हूँ। फिर उसके बाद जेआरएफ के बेस पे पीएचडी पे एडमिशन हो गया। मैंने यहाँ जॉब छोड़ दी, पीएचडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और वहां से जो ग्रूमिंग हुई मेरे करियर की, तो अगर मैं अपनी सक्सेस को ओ करूं तो मैं एएमयू को, सर सैयद अहमद खान को पूरी सक्सेस का क्रेडिट दे सकती हूँ, क्योंकि वहां से ही पूरा ग्रूम हुई पर्सनालिटी, साथ में एक्सपोजर मिला मुझे। पीएचडी मैंने कंप्लीट की, 23 साल की उम्र थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई और उससे पहले मैंने सऊदी का इंटरव्यू दिया था। असमान हस्बैंड है मेरे, वो सऊदी में ही प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरा भी हो गया, हम दोनों लोग चले गए वहां पे शादी के बाद और मैंने ज्वाइन कर ली जॉब। लेकिन एक मतलब मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि पढ़ा लिखा सब इंडिया से, सीखा सब इंडिया से और यूज करने आए दूसरे कंट्री में। उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जो अगर देखा जाए दीनी तौर से तो भाई बहन है, लेकिन हम हैं तो इंडियन। इंडिया से बाहर जाएंगे तो सिर्फ इंडियन है आप, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट क्रीड कहीं से हो, तो दूसरों पे खर्च कर रहे हैं लेके अपने यहाँ से आए, तो ब्रेन ड्रेन वाली मुझे फीलिंग आती थी हमेशा से। और फिर यूपीएससी का एक रिजल्ट आया था 2015 का। फिर मेरे जो पुराने अरमान थे वो जाग गए। मुझे लगा कि मुझे तो इंडिया जाके यूपीएससी करना है। तो मैं अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि एक बहुत ही सेटल्ड लाइफ थी हमारी, दोनों लोग हम लोग थे जॉब में, एक ही यूनिवर्सिटी में थे। और गल्फ की जॉब आज भी लोगों की होती है कि गल्फ में जाके जॉब करेंगे, इंडिया में नौकरी मिलेगी नहीं, वहां अच्छा पैकेज मिलेगा, लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, ज्यादा बाद में कनाडा में जाके पीआर ले लेंगे और वहां पे इंडिया कभी कभी आ जाया करेंगे। तो हमारे साथ तो ऐसा था कि हम लोग हर 2 महीने में इंडिया आते थे। जैसे ही छुट्टी हुई 8 दिन की हम इंडिया आ जाते थे, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता था बाहर। तो फिर मैंने इनसे कहा, इन्होंने कहा ठीक है रिजाइन कर देते, वापस चलते हैं, तुम्हारे जो ख्वाब है वो पूरे कर लो। तो फिर हमने रिजाइन कर दिया। असमान ने नहीं रिजाइन किया था क्योंकि उन्हें लगा था, मैंने यहाँ आने से पहले पोस्ट डॉक का फॉर्म भर दिया था, तो एएमयू से फिर मुझे पोस्ट डॉक ऑफर हो गई पीएचडी के बाद। तो हम इंडिया में आ गए। असमान ने ये सोचा था कि अगर नौकरी मिली तो ठीक है, नहीं तो ये वापस चले जाएंगे। लेकिन फिर ये होता है फैमिली का इतना साथ में रहे हुए होते तो इनका वापस जाने का मन ही नहीं हुआ, इन्हें यहीं से रिजाइन भेज दिया वापस। तो वो जो टाइम पीरियड था वापस आने के बाद, एकदम से आपका कैरियर ग्राफ ऊपर और एकदम से नीचे आया, तो बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था हर तरह से, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, एजुकेशनली, मतलब हर तरह से एक डाउन ग्रेड पे आ गए थे। तो वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम आप कुछ अच्छा भी कर सकते हो और डिप्रेशन में भी जा सकते हो। लेकिन हमने वहां पे एक दूसरे का सपोर्ट किया और हमने पूरी कोशिश से एग्जाम किया। उसके साथ मैंने जितने भी एग्जाम थे, लाइक कोल इंडिया, ओएनजीसी, मैंने काफी सारे भर दिए थे और सारे भी क्वालिफाई हो गए मुझे। तो सबसे पहले मुझे कोल इंडिया से ऑफर आया तो मैंने कोल इंडिया ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैंने यूपीएससी लिखा, यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया 2018 में 277 रैंक के साथ। आईएएस नहीं मिला, आईआरटीएस मिला। आईआरटीएस ज्वाइन किया, कोल इंडिया छोड़ दिया। जब मैं उस टाइम एग्जाम लिख रही थी तो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी। उस टाइम काफी स्ट्रगलिंग पीरियड था, लेकिन वही है कि जुनून था, जोश था मेहनत करने का, तो करते ही रहे। तो एग्जाम क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मुझे आईआरटीएस मिला। देन फिर मेरा पीसीएस का मेंस हो गया था, जिस जॉब में मैं आज हूँ। मैंने 1 महीने का बच्चा था, वो मैं लेके इंटरव्यू दिया था जाके। एक बड़े थे, ये बच्चे को वो इंटरव्यू दे दिया और उसमें मुझे 6ठी रैंक मिली थी यूपी में। और
आज एज ए डिप्टी कलेक्टर मैंने IITS छोड़कर उसको ज्वाइन कर लिया। फिर ख्वाहिश हुई कि IAS करना है। अभी तो ख्वाब अधूरा रह बिल्कुल सही। हाँ, यहाँ पे हमारी जॉब काफी चैलेंजिंग रहती है, थोड़ा सा एक्टिव भी हम ज्यादा ही रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर जोश बहुत है कि हाँ ये करना है वो करना है। वो अलग बात है कि बार बार कर नहीं पाते, लेकिन अभी ज्यादा जोश है तो कोशिश करते रहते हैं। फिर साथ में एग्जाम लिख लिया तो फिर एग्जाम निकल गया, प्रीलिम्स निकल गया, बिना छुट्टी लिए काम करते रहे। एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिया, प्रीलिम्स कर लिया। मेन से पहले 1 महीने की छुट्टी ली पिछले साल दिसंबर में और मेंस निकल गया। फिर इंटरव्यू में भी छुट्टी नहीं ली, इंटरव्यू कर लिया। उसके बाद रिजल्ट अभी आप लोग के सामने 234 रैंक आ गई। अभी भी IAS नहीं मिलेगा, IPS मिलेगा। तो मैं इसका मतलब यह है कि इस स्टोरी की अभी एक कड़ी बाकी है। अगली बार जब हम आपसे सुनेंगे तो IPS तक बताएंगी, फिर बताएंगी कि अगला मैंने ऐसे किया, तब IAS कंप्लीट हुआ और तब मेरा ख्वाब पूरा हुआ। इसका मतलब अभी एक कड़ी बाकी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैम प्लीज, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं सर को बुलाना चाहता हूँ हमारे यहाँ पे। आज तक हमने ये सुना है, बार बार स्टेज से हमने ये कहा है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक कामयाब औरत को हम देख रहे हैं जिसके पीछे एक आदमी का हाथ है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको। मैं आपको बहुत बहुत हाँ बिल्कुल। बहुत सारे इंटरव्यूज होते रहते हैं, पूछते हैं कि कैसे आपने किया फुल टाइम जॉब में बिना कोचिंग के, बच्चों की जिम्मेदारी के साथ। थोड़ा सा हेल्थ वाइज भी हम बहुत अच्छे नहीं है, चार ऑपरेशन हो गए बैक टू बैक कुछ रीजंस की वजह से। तो इन सारी चीजों के बीच में कैसे किया, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। और आप तो हर टाइम यहाँ पे टूंडला में ही दिखती थी, रिजल्ट कब आ गया तो आपका नाम दिख रहा है, आपने बताया भी नहीं। तो बस बच्चों सब मुझसे ज्यादा पीछे वाले छोटे ही हैं। मैंने मतलब जितने एग्जाम दिए हैं, जितने एग्जाम आप सोच सकते हैं सारे एग्जाम मैंने दिए हैं। यूपीएससी दिया 2 बार क्लियर किए, यूपीपीसीएस दिया रैंक 6 से क्लियर किया, JRF मैंने 3 बार दिया, तीनों बार क्लियर किया। बैंक PO दिया, क्लियर किया, बैंक HR ऑफिसर क्लियर किया, कोल इंडिया, CPSC के UPPCL, बहुत सारे एग्जाम क्लियर करे। जो एग्जाम आप बताओगे वो बोलोगे हाँ मैंने क्लियर किया। अब मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल के ये तो बड़ा सोचने का मतलब है। क्लास 1 नहीं पढ़ा तो वो नहीं क्लियर किया। तो मतलब ये सारी चीजें, और हमेशा मतलब मैंने कभी भी छुट्टी लेके पढ़ाई नहीं की, कोचिंग लेके पढ़ाई नहीं की। जो भी एग्जाम दिया साथ में जॉब के साथ, में पिछले 12 साल से जॉब में हूँ। तो इन सारी चीजों को अगर करना है, आप लोगों के पास तो पूरा टाइम है, आप तो एक्सक्यूज कर ही नहीं सकते कि कोई बहाना बना ही नहीं सकते कि मैं मेरे पास नौकरी कर रहा हूं तो ये एक आध कोई और लाइफ में उतना मैटर नहीं करता। अगर कोशिश कर लो, मतलब टारगेट सेट कर लो और उसके बाद पूरी हिम्मत लगा के जान लगा दो, तो कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो आप नहीं पा सकोगे। जैसे बता रहे थे कि ख्वाब वो नहीं है सोते टाइम देखे जाए, ख्वाब वो जो आपको सोने नहीं देते। APJ अब्दुल कलाम साहब का ये काफी मशहूर, तो सही बात है, ख्वाब वही है जो आपको सोने नहीं देता। ख्वाब अगर सोते टाइम आएंगे तो वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। जैसे ही बहुत टाइम होता है कि आप ख्वाब में देखते हो, उसी टाइम अगर आपकी आंख खुल गई तो अगर आपने उसको पाने के लिए कितने कदम आगे बढ़े, उस टाइम डिसाइड हो जाएगा कि आप वो ख्वाब पूरा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बस अब कुछ खास करना नहीं है, गोल सेट करना है, उसकी दिशा में अपने आप को लगा देना है विद कंसिस्टेंसी। कोई भी शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, और कोई भी इतना लॉन्ग कट नहीं है कि 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो तब UPSC क्लियर होगा। डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर। जितना मेरा कैलिबर
मतलब होगा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे हम अपने आप से। ओवर एक्सपेक्टेशन वाला हमेशा मात खाता है, ना ओवर करो ना अंडर करो। अंडर एक्सपेक्टेशन मतलब मेरा कैरियर यूपीएससी का है और मैं बैंक क्लरिकल जॉब देके उसको पाके मैं खुश हूं, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने टैलेंट के साथ खिलवाड़ कर दिया। ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं कि मेरा कैलिबर बैंक पीओ का है और मैं सोच रही हूँ मैं मुख्य सचिव बन जाऊंगी, तो भी मैंने अपने टैलेंट के साथ खिलवाड़ कर दिया, क्योंकि मैं तो बैंक पीओ में ज्यादा बेहतर काम कर पाऊंगी, मुख्य सचिव जाके और डिप्रेशन में चली जाऊंगी, करूंगी क्या वहां पे। तो अपने आप को एस्टिमेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग पूरी जिंदगी जीते रहते हैं और यही भूल जाते हैं हम हैं क्या। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर हम खुद को रियलाइज कर पाएंगे कि हमारा कैलिबर क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। बहुत टाइम लोगों को पता ही नहीं होता क्या करना चाहते हैं। मम्मी ने कह दिया डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर एडमिशन ले लिया एमबीबीएस में, साथ वाले कॉमर्स में जा रहे थे तो हम भी कॉमर्स में चले जाएंगे, एमबीए किसी मेरे बेस्ट फ्रेंड कर रहा तो हम भी एमबीए कर लेंगे। तो ये है कि हम पीयर प्रेशर में आके अपने डिसीजन ले रहे हैं। लाइफ हमारी है, एक बार मिलेगी, हम वही बेस्ट कर पाएंगे जो हम खुद करना चाहेंगे। अगर हाशिम साहब से कह दिया जाए आप मेडिकल कर लो तो क्या कर पाएंगे? और मुझसे कह दिया जाए कि मैं शायर बन जाऊं तो मैं सबसे खराब शायर बनूंगी। हो सकता है थोड़ा बहुत कर लूं, मेहनत करते करते हो जाएगा। ये इतने आपने कंपटीशन क्वालिफाई किए हैं, हमें खतरा है आप अगर शायर बनने का सोच लेंगी तो बन ही जाएंगी। मतलब इसमें कोई रिस्क ले नहीं सकते। लेकिन मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत आपका जो पूरी जो आपकी स्टोरी है ये इतनी इंस्पायरिंग है कि मैं आपसे एक इजाजत चाहता हूं। ये एक YouTube चैनल के जरिए ये पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है, अगर आप इजाजत दें तो आपकी ये जो स्पीच है छोटी सी, हम इसको लोगों तक, ये एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि जिसको सुनने के बाद पता नहीं कितनी बच्चियों के अंदर एक बुशरा बानो जन्म देगी। मैं चाहता हूं कि अगर आप इजाजत दें तो मैं ये वीडियो हम खास तौर से आपका डलवाएंगे। तो बहुत खुशी की बात है। अगर मेरी लाइफ स्टोरी से कोई एक लाइफ भी बन जाएगी तो ये मतलब मेरे अपने लाइफ बदल सकता है, क्योंकि स्टोरीज और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होता है। लोग यूट्यूब पे आप देखोगे हाउ टू बिकम आईएएस, वो बताएगा कि मैं इतना मेहनत करता था, इतनी मतलब घंटों पढ़ाई करता था, फिर मेरे साथ कुछ नहीं था, मैं अखबार बेचता था, तो ये सब होता नहीं है बेसिकली जी। हाँ सही बात। और लेकिन वो यूट्यूब पे बहुत हाइप क्रिएट करने के लिए, टीआरपी के लिए बहुत सारी ऐसी न्यूज आती हैं। यूपीएससी या कोई भी एग्जाम अगर आप सिलेबस के साथ करते हो, हम वही मैंने कहा जैसे हम खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ऐसे हम सिलेबस आइडेंटिफाई नहीं करते। कुछ भी पढ़ेंगे, किसी ने ये कह दिया एवरीथिंग अंडर द स्काई इन यूपीएससी कि कुछ भी आ सकता है, तो इंसान कुछ भी पढ़ रहा है। अगर आप कोई भी पेपर एनालाइज करके देख लीजिए, सिलेबस से बाहर नहीं आता, कभी नहीं आता सिलेबस से बाहर। प्रीलिम्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मेंस की बात कर रही हूँ, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कभी भी सिलेबस के बाहर नहीं आएगा। और प्रीलिम्स में भी अगर आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा सिलेबस को जरूर। और हमें ये पता होना चाहिए हमें अखबार का कौन सा पेज, कौन सी न्यूज पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है। ये वही ओवरऑल ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इसने दे दिया, व्हाट्सएप पे चल रहे हैं 500,000 मैसेज चल रहे हैं, उसमें 10-10, 20-20, 50-50 पेज के पीडीएफ चल रहे हैं, इंसान पढ़ता चला जा रहा है, पढ़ता चल रहा है। ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है, तभी हम वो रियलाइज कर पाएंगे। अदरवाइज फिर होता है कि मेहनत चाहे जितनी कर लो वो फिर गड्ढे में ही जाती है, कोई उसका फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ कि अपना गोल डिसाइड कर लीजिए, सिंपल से उसको पाने की दिशा में प्रयास करिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कोई भी एग्जाम हो उसमें आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा हाइप वाली स्टोरीज मत पढ़िएगा, कभी भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। मोटिवेशन मैंने बताया, अभी मोटिवेट हो जाएंगे मेरी बात सुन के, सेल्फ मोटिवेशन सब
सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपको कल भी मोटिवेट करे, परसों भी मोटिवेट करे, वो तभी आएगा जब आपने खुद का गोल डिसाइड कर लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो भी ऐसा डॉक्टर बनना है कि सिर्फ अगर किसी फील्ड में नाम लिया जाए, मेडिसिन में, तो मेरा नाम ही ऊपर आए, ऑर्थोपेडिक्स में तो मेरा नाम ही ऊपर आए। जो भी करना है, 2-4 लोगों को नाम याद रहते हैं, जैसे डॉक्टर ए के गुप्ता पिछली बार आए थे, काफी फेमस डॉक्टर है, तो अगर नाम लिया जाएगा आगरा में कौन अच्छे हैं फिजिशियन, तो उनका नाम एकदम से आ जाएगा। तो ऐसे वाले डॉक्टर बनना है, ऐसे वाले नहीं, नीचे वालों को कोई याद नहीं करता है ना। तो जो भी करिए बेस्ट करिए। तो बहुत ही खूबसूरत आप लोगों ने ये महफिल सजाई है, मेरा बहुत सारा वेट किया है और मेरा बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिस्पेक्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब माइक पर ही रहेंगी अभी। मैं बात को मुकम्मल करने के लिए ऐसा चाहता हूं, अभी आपने जितनी बातें कही है वो अपनी तरफ से कही है, मैं बच्चों को भी एक मौका देना चाहता हूं। आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, मैम आपके सामने माइक पर है, ये इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता है कि अगर आपके दिल में कोई बात आ रही है और आप अगर वो मैम से करना चाहें, तो ये इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है कि अगर आप इसको करना चाहें। मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा आपके उस हौसले को, आपके सवाल को। अगर आप में से कोई सवाल करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। क्योंकि होता क्या है कि जब मान लीजिए मैम चली जाएगी, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर आप सोचेंगे कि यार अच्छा होता कि हम मैम से ये पूछ लेते। मैं ये मौका आपको दे रहा हूं। कुछ पूछना चाह रही? वैसे मैं यहाँ की इन हाउस हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी बुलाते। हाँ, ये तो जाहिर है कि आपकी ये तो यहाँ तो बहुत ही क्लोज रिलेशन आपका निकला है आपस में, और ये तो इसी कैंपस का असर है, जाहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। और रेहान भाई ने तो इसका मतलब बड़े काम किए हैं मेरे तो। कुछ पूछना चाहते हैं बेटा, कुछ बताइए। मैं बिल्कुल एक बार फिर आपसे कहता हूँ, और अगर नहीं पूछना चाहते हैं, सब कुछ आपकी समझ में आ गया है, तो एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। और अगली बार के लिए हिम्मत कीजिए, फिर कोई मौका ऐसा आएगा कि रेहान भाई, रिजवान भाई फिर से मैम को किसी मौके पर इनवाइट करेंगे। आज सवाल नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि आज की बात के बाद आपके दिल में कोई सवाल आए, तो इंतजार कीजिएगा उस दिन का जब मैं फिर दोबारा आपके सामने अपनी बात कह रही होंगी, तब हिम्मत करके वो सवाल कीजिएगा, क्योंकि वो जो सवाल आप करेंगे वो सवाल ही आपको इस बात के लिए आमादा करेगा कि आपके अंदर की जो बुशरा है उसको आपको किस तरह से जवान करना है, किस तरह से अपने ख्वाबों को पूरा करना है, ये आपके अंदर जज्बा तभी पैदा होगा। एक बार फिर से जोरदार तालियों से इस्तेमाल। अब मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। रात का वैसे 1 बज चुका है, लेकिन बच्चों का दिमाग इसी टाइम खुलता है ना, 12 बजे के बाद पढ़ाई करते हैं। चलो, बोर हो गए होंगे सुनते सुनते। एक शेर है कि शाम दर शाम जलेंगे तेरे यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। तो हमें अगर सर सैयद साहब के विजन को, मिशन को आगे लेके जाना है, तो सिर्फ एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ना काम चलेगा, ना एक बुशरा से काम चलेगा। हर घर से, हर बड़ी सिटी से एक AMU चाहिए होंगे, तभी हम उनका विजन पूरा कर पाएंगे। नहीं तो हम सब लोग हर साल 17 अक्टूबर सर सैयद डे मनाते हुए रह जाएंगे। FH मेडिकल कॉलेज के जितना इसमें तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन FH को भी आगे जाना है और भी FH आने हैं, तभी हम हर जगह पे मुस्लिम एजुकेशन को जो इतनी पीछे है उसको आगे ले जा पाएंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को सर सैयद डे की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। थैंक यू।